अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। माजूर लड़की हो या लड़का, उसके लिए सबसे बड़ी अजियत ये होती है कि कोई भी उसे अपनाने के लिए तैयार नहीं होता। साइका सरमद भी उन्हीं लोगों में से एक थी। जब वह अपने नफ्स पर कंट्रोल ना रख पाई तो एक गैर महरम से मोहब्बत के नाम पर ताल्लुक़ इस्तवार कर लिए, मगर उसके दिल में अब भी ईमान की रोशनी थी। वो बग़ैर निकाह के अपना जिस्म अपने महबूब के हवाले करने पर तैयार ना थी। लिहाजा उसके आशिक आशिर रिजवान को कोई सूरत नज़र ना आई तो वो उसे कोर्ट मैरिज करने की उम्मीद दिलाकर साथ ले गया, मगर जब साइका सरमद उसके कब्ज़े में आ गई तो वो टाल मटोल से काम लेने लगा। आशिर रिजवान कसूर का रहायशी था, जबकि साइका सरमद शेखुपुरा के एक मुतवस्सित घराने की लड़की थी। आशिर एक कपड़े की फैक्ट्री में निचले दर्जे का मुलाजिम था। वह बस इतने ही पैसे कमाता था जितने की मंशियात ख़रीद लेता था। अपने साथ काम करने वाले लड़कों की महबूबा के साथ मोबाइल पर होने वाली बातों को देखकर उसका नफ्स भी उसे गुनाह पर आमादा करता, यहाँ तक कि उसने अपने किसी दोस्त से लड़कियों के चंद नंबर लिए और उन पर ट्राई करने लगा। उनमें से एक नंबर साइका सरमद का था, जिसकी जवानी भी आधी गुजर चुकी थी, मगर हाथ अभी तक पीले नहीं हुए थे और वह शादी के इंतज़ार में बैठी। ये इंतज़ार कितना तवील था उसका कुछ पता नहीं था, क्योंकि जो भी उसे देखने आता उसके अखलाक, अमाल, हुस्न और सलूक से ज़्यादा पहले उसकी माजूरी को देखता, और ये माजूरी साइका सरमद की तमाम खूबियों को गहना देती थी। यही वजह थी कि वैन की दहलीज पर बैठे उसकी जवानी भी ढलती जा रही थी। लिहाजा जब उसे आशिर रिजवान की कॉल आई तो उसने बिना उसके अमाल जाने ही उसे अपने ख्वाबों का शहज़ादा मान लिया। जब आशिर रिजवान ने साइका सरमद को अपनी मनमोहनी बातों से अपनी मोहब्बत के चुंगल में फंसा लिया तो वो उससे तस्वीर मांगने लगा। बाद अज़ां उसने मुलाकात का मुतालबा शुरू कर दिया। गो के साइका मुलाकात के लिए राज़ी ना हुई, मगर एक बार घर के सामने बुलाकर आशिर रिजवान को अपना चेहरा दिखा दिया, और चेहरा देखने के बाद आशिर की हवस और भी बढ़ गई। लिहाजा वो किसी भी कीमत पर साइका सरमद के जिस्म तक रसाई हासिल करना चाहता था, मगर जब साइका सरमद ने मोहब्बत के नाम पर अपना जिस्म अपने महबूब के हवाले ना किया तो उसने एक नई चाल चली और साइका सरमद को कोर्ट मैरिज के लिए आमादा करने लगा। साइका सरमद उस बात पर बज़िद थी कि आशिर रिजवान अगर उससे सच्ची मोहब्बत करता है तो उसे उसके घर वालों से मांगे, जबकि दूसरी तरफ आशिर रिजवान अपने अमाल से अच्छी तरह वाकिफ़ था। उसे यकीन था कि अगर बात मेरी महबूबा के घर वालों तक गई तो मेरे बारे में तहकीक के बाद वो अपनी बेटी को अपने हाथों से मार देंगे, मगर मेरे साथ रुखसत नहीं करेंगे। लिहाजा उसने अपनी बातों और मोहब्बत के वादे वईद करके अपनी महबूबा साइका सरमद को कोर्ट मैरिज के लिए राज़ी कर लिया। वालिदैन की दहलीज पर रानी बनकर बैठी रहने वाली साइका सरमद ने एक गैर महरम महबूब की खातिर घर वालों के तमाम एहसानात, एहसासात और मोहब्बत को भुला दिया और अपने महबूब के साथ फ़रार होकर कसूरा बसी के उसके वालिदैन उसे ढूंढते हुए कसूर तक पहुंचे, मगर आशिर उसे लेकर सिंध फरार हो गया था। अब जब साइका सरमद मुकम्मल तौर पर अपने महबूब के कब्ज़े में थी तो उसने ज़बरदस्ती साइका सरमद का जिनसी इस्तेहसाल शुरू कर दिया। आशिर रिजवान को यकीन था अब उसकी महबूबा के पास ना तो कोई सहारा है और ना ही मुहाफ़िज़, लिहाजा उसने ज़बरदस्ती अपनी महबूबा का जिस्म इस्तेमाल करने के अलावा उसे अज़ियतनाक सज़ाएं देना भी शुरू कर दी, यहाँ तक कि वो बेचारी चंद माह में टीबी की मरीज़ा बन गई। और टीबी का मर्ज़ इतनी जल्द बढ़ा कि उसके फेफड़े ख़त्म होने लगे, उसे सांस लेने का मसला आने लगा, मगर इस हालत में भी उसका नाम नहाद महबूब, जिसकी खातिर उसने ऐसे वालिदैन को छोड़ा था जो उसकी एक आ पर सारी रात खड़े रहते थे, वह इस हालत में भी अपने नफ्स की प्यास उसके जिस्म से बुझाता था। उसे इस बात की भी फ़िक्र नहीं होती थी कि कहीं साइका सरमद इस अजियत से गुजरते हुए मर ही ना जाए। जब टीबी बहुत ज़्यादा बिगड़ गया और आशिर रिजवान की महबूबा को सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी तो वो तकलीफ़ की शिद्दत की वजह से आहें भरने लगी, जिससे रिजवान को शक गुजरा कि कहीं आस पड़ोस का कोई शख्स उसकी आहो बका सुनकर मदद के लिए ना आ पहुँचे। ऊपर से आशिर रिजवान के मंशियात खाने का टाइम भी हो चुका था, लिहाजा उसने अपनी महबूबा के जिस्म पर आखिरी बार नफ्स की प्यास बुझाने के बाद उसका गला दबाकर उसे मार दिया था।
مرتے وقت سائقہ سرمد نے اپنے محبوب کی لاکھ منتیں کی تھیں، واسطے دیے تھے، مگر تب وہ محبوب نہیں، درندہ اور شیطان بن چکا تھا۔ لہٰذا اس نے تب تک اپنی محبوبہ کا گلا دبائے رکھا تھا جب تک وہ موت کی وجہ سے بالکل ساکت نہ ہو گئی تھی۔ محبوبہ کی موت کے بعد اس کے گلے میں رسی ڈال کر اسے چھت سے لٹکایا تھا، پھر نیچے سے اس کی ٹانگوں کو کھینچ کر جھٹکا دیا تھا اور گردن توڑ دی تھی۔ اس کے بعد لاش کو ایک ویرانے جنگل میں پھینک کر واپس آ گیا تھا۔ قدرت کو انتقام مطلوب تھا، لہٰذا عاشر رضوان ایک بار نشہ کرتے ہوئے پولیس کے ہتھے چڑھا، اور جب پولیس نے اپنے طریقۂ کار کے مطابق تفتیش کی تو اس عاشر نے اپنی محبوبہ کو قتل کرنے کا جرم بھی قبول کر لیا تھا۔ وہ آج جیل میں قید ہے۔ اسے منشیات خریدنے اور بیچنے، اغوا، زنا اور قتل کے جرم کے تحت سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ اللہ حافظ۔